ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसा ही इस समय हमारे देश में कोरोना वॉरियर्स ने किया और अब जबकि 16 जनवरी से देश में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो इससे जुड़े सभी लोग अपने जी जान से इसके सफल आयोजन के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां भी इन वैक्सीन की खेप पहुंची है, लोगों ने खुले हृदय से इसका स्वागत किया है और इस वैक्सीन के माध्यम से इस बात का विश्वास भी व्यक्त किया है कि अब हमें इस महामारी से जल्द ही निजात मिलेगी। श्रोताओं, इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर नीरज से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, वैक्सीन का लंबा इंतजार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के विश्व के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत शनिवार की सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। कोविड टीकाकरण का ये अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी और पहले दिन हर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा और इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में लोगों के अंदर जहां एक ओर बेहद उत्साह है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिज्ञासाएं भी हैं। इसलिए हम श्रोताओं के लिए इस कार्यक्रम में आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ के माध्यम से सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और चूंकि सबसे पहले ये वैक्सीन आप जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी, तो आप कितने उत्साहित हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात तो मैं सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ये भी कि बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोगों को वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध हो रही है, सबको लगाई जा रही है और शुरुआत जरूर हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ में की जाएगी, लेकिन इवेंचुअली सभी को लगाई जाएगी और उम्मीद है कि मुझे कि अगले 3-4 महीने में काफी लोगों को इस वैक्सीनेशन से लाभ होगा। जहां तक वैक्सीनेशन का संबंध है, हम लोगों ने, प्रधानमंत्री ने इस बात में किसी कसर नहीं छोड़ी है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को वैक्सीन देशवासियों के लिए उपलब्ध हो जाए, समय से मिल जाए और उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तैयारियां की हैं, बहुत ड्राई रन भी किए हैं। एक एक चीज को बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक देखा गया है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए वैक्सीन की प्रोडक्शन से लेके उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी लॉजिस्टिक्स कार्रवाई है, उसके लिए कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई थी और किस तरह के इंतजाम किए गए होंगे कि अभी हम लगभग 2,500-3,000 लोकेशंस पे हम इसको लगाने जा रहे हैं और धीरे धीरे वो लोकेशंस बढ़ाई जाएंगी और उम्मीद है कि मार्च के अंत तक 12,000 लोकेशंस तक ये वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट से और भारत इंस्टीट्यूट से जो हमको वैक्सीन मिल रही है, भारत बायोटेक से जो वैक्सीन मिल रही है, वो लगभग 1,10,00,000 वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड की और 55 लाख जो वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन की उपलब्ध कराई जाएगी अगले कुछ महीनों के अंदर, जिसमें उम्मीद है कि 1 करोड़ डॉक्टर्स और 2 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स वगैरह को, लगभग 3 करोड़ लोगों को मार्च तक उम्मीद है कि सबको वैक्सीनेशन की जाएगी। इसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कोल्ड चेन की मेंटेनेंस होती है और उसके लिए कितने इंतजाम करने पड़ते हैं कि लगभग 29-30 हजार तो कोल्ड चेन पॉइंट्स ही बनाए गए हैं, 40,000 जैसे डीप फ्रीजर्स ही रखे गए हैं। तो इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे उनको ड्राई रन करके एक एक चीज को बहुत बारीकी से नजर से देखा गया है। सारी जानकारी कोविन पे
एक IIT इनेबल्ड एक ऐप बनाया गया है, उसमें उपलब्ध कराई जाएगी और हर चीज की बारीकी से नजर रखी जाएगी, एक एक साइड इफेक्ट्स की, एक एक चीज की, कुछ भी अगर कुछ में असर होता है। और प्रधानमंत्री खुद इस कार्य में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और पहले दिन से ही उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जी, और डॉक्टर नीरज, जैसा कि देखा गया कि जहां जहां जिन भी राज्यों में ये वैक्सीन की जब खेप पहुंची तो लोगों ने बड़े ही रिचुअल्स के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ इन वैक्सीन का स्वागत किया और कहीं न कहीं कुछ उम्मीद भी जगी है। जी, देखिए ये बात तो मानने है कि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जिससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई इसके लिए कारगर अभी दवाई उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण हम वैक्सीन पर ही निर्भर हो जाएंगे ताकि इसमें किसी प्रकार से भी प्रिवेंट किया जा सके और अपने परिजनों को इससे बचाया जा सके। तो डॉक्टर नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 जो वैक्सीन है इसकी कितनी डोज होगी और कितने अंतराल के बाद ये वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी? देखिए, वैक्सीन बहुत तरह की है और देशों में अलग अलग किस्म की वैक्सीन लग रही है, किंतु हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो वैक्सीन है वो 2 है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है और भारत बायोटेक वालों की कोवैक्सीन है। जो ये दोनों वैक्सीन, ये उम्मीद रखी गई है कि इनको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पहुंचाया जाए। जैसे कोविशील्ड जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख डोज जो है वो सभी स्टेट्स में, सभी जगह का लगभग 60 सेंटर्स में एक साथ लगाई जा रही है और 11 स्टेट्स में कोवैक्सीन को दिया गया और कोशिश ये रहेगी कि वो एक सेंटर में एक ब्रांड यानी कि एक वैक्सीन उपलब्ध हो और 28 दिन के अंतराल के पश्चात 2 डोज सेकेंड डोज लगेगी। लेकिन ये बात जानकारी देनी आवश्यक है कि वैक्सीन के पहली डोज लगाने के और दूसरी डोज लगाने के भी 2 हफ्ते के बाद ही हम इसको मानेंगे कि इसमें एक सफिशिएंट इम्यूनिटी डेवलप होगी और आप उससे सुरक्षित हो पाएंगे। यानी कि लगभग 6 हफ्ते तक हमको उसी प्रकार जैसे ही हम प्रिकॉशन अभी रख रहे हैं, हैंड वॉशिंग, मास्क और डिस्टेंसिंग, वो हमको मेंटेन करनी ही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब वैक्सीन लग भी जाएगी और हम लोगों को लगता है कि 2 महीने के पश्चात हम इम्यून हो गए हैं, किंतु फिर भी हमें किसी भी प्रकार की इसमें ढिलाई नहीं रखनी होगी और अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो उसको हमें मेंटेन करना होगा। जी, आपने ये बताई कि इसकी खुराक कितनी होगी। अब सवाल ये आता है कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से होगी और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? देखिए, पंजीकरण के लिए वैसे सभी संस्थाओं को बताया गया है, डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बताया गया है, RWA भी इसमें सक्रिय है, सभी को इस माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताया गया कि आप रजिस्टर करें। तो रजिस्टर होंगे, उनके नाम पे SMS भी आएगा और उनको बताया जाएगा किस समय आपको लगेगी। पंजीकरण के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आपका आई कार्ड, जैसे कि MLS को जो कार्ड मिलता है वो वाला कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी आपके फोटो IDs हैं वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक है। और जब आप डोज लेने जाएंगे तब आपको फोटो ID की उस समय भी आवश्यकता होगी ताकि सही व्यक्ति को लगे और हर जानकारी को कोविन जो उनका ऐप है उसमें भी रजिस्टर करके एंटर करना होगा। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ पे हमें किस तरह की सावधानियां रखनी होंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग जैसे पहले प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा है और उसके बाद हम उन व्यक्तियों को टारगेट करेंगे जो 50 साल से उम्र में बड़े हैं और जिनको किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कैंसर है या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी प्रकार की उनको इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जिनको सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, तो उनको शामिल किया जाएगा और प्रायोरिटाइज किया जाएगा। जहाँ तक वैक्सीनेशन सेंटर में संबंध है जाने का, उसमें पहले दिन में या मतलब हर दिन केवल 100 व्यक्तियों को ही डोज दी जाएगी। हर व्यक्ति को लगाने के पश्चात कम से कम आधा घंटा वहाँ पे बैठना होगा, आराम करना होगा, ताकि किसी प्रकार का अगर कोई उनको साइड इफेक्ट होता है तो उसकी हमें तुरंत जानकारी इस पर मिल जाए और एक उनको बताया भी जाएगा कि अगर इस प्रकार के सिम्टम आपको बाद में भी मिलते हैं तो कृपया नजदीक के हॉस्पिटल, जो भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल उनको बताए जाएंगे, वहां पर उनको जाकर के दिखाना होगा।
और डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी वहां पर भी। यहाँ तक ये संबंध भी है कि जिनको अगर सपोज सस्पेक्टेड कोविड इन्फेक्शन है जी, तो उन व्यक्तियों को ये सलाह दी जाएगी कि आप कम से कम 15 दिन के पश्चात ही वैक्सीनेशन करवाएं। वो इसलिए नहीं कि उनको कोई खतरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब वैक्सीनेशन सेंटर को जाएंगे तो उन व्यक्तियों को किसी को इस बात से खतरा न हो। अगर पहले कभी किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है जी, तो उन व्यक्तियों को इस बात से कोई बैन नहीं है कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएं। ये वॉलंटरी वैक्सीनेशन है। वैसे सबको जानकारी दी जा रही है कि आप ये वॉलंटरी है, आपकी कंसेंट इसमें जरूरी है और आप इसको वैक्सीनेशन करवाएं। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी कराना चाहता हो तो उसको कोई जबरदस्ती नहीं है, किंतु हमारी सलाह यही है कि वैक्सीनेशन कराना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये इससे आपका इम्यूनाइजेशन बढ़ेगा। अगर इन्फेक्शन हुआ भी था तब भी ये एक बूस्टर का काम करेगा और इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपकी नहीं, आपके जो लव वंस हैं, नजदीकी जो लोग आपके हैं, उनको भी आपके माध्यम से उनको सुरक्षा मिलेगी। डॉक्टर नीरज, इस समय बहुत सारे सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर वैक्सीन की इफेक्टिविटी, इफिशियंसी और इफिकेसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी सुरक्षित है ये वैक्सीन? देखिए, सुरक्षा के माध्यम से इसमें कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का कोई कि ये बहुत सुरक्षित है। जो कुछ लोग मीडिया में इसका डाउट उठा रहे हैं कि जैसे कोवैक्सीन है जिसमें अभी ट्रायल इनका चल रहा है, इनको एक्सपेरिमेंटल जिसे लोग बोल रहे हैं, तो ये एक बैकअप वैक्सीन के रूप में इसको लोग ले रहे हैं। किंतु जो इनके सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी जो अभी तक रिजल्ट आ चुके हैं उनके द्वारा ये प्रूव हो चुका है कि ये बिल्कुल सेफ है, किसी प्रकार का इसमें खतरा नहीं है। जहां तक इसकी एफिकेसी का संबंध है वो हम समय के साथ और इस बात में जानकारी मिल जाएगी, किंतु ये नुकसान करेगी इस बात पे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल सेफ है। जी, जैसा कि डॉक्टर नीरज गुप्ता बता रहे हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए आप भ्रामक खबरों से बच के रहें। और इस बीच बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और आज के हमारे पहले कॉलर हैं दिल्ली से जैनुल हक। हेलो जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि जो लोग सीनियर सिटीजन हैं जी उनके लिए हो या कोई हॉस्पिटल सरकारी में हम जब जाएंगे वैक्सीन के लिए जी, तो क्या कोई चार्ज है या प्राइवेट हॉस्पिटलों में चार्ज है? जी, डॉक्टर गुप्ता ये जानना चाहते हैं कि जी क्या जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें अभी तक कोई चार्ज नहीं दिया गया है। किंतु मैं फिर से एक बार इस बात को एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जो 16 तारीख से हम लोगों का वैक्सीनेशन ये भारत में शुरुआत हो रही है, इसमें प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही ये दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये आंकड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं कि 50 साल से उम्र में बड़े व्यक्ति, स्पेशली वो लोग जिनको किसी प्रकार की कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको फिर टारगेट किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, उनको दिया जाएगा। जितनी ज्यादा आपकी उम्र होगी उतनी ही आपको जल्दी वैक्सीनेशन आपको मिलेगी। जो 50 साल से कम व्यक्ति हैं उनका नंबर तीसरे चरण में आपको मिलेगा। तो लेकिन इस बार में कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सबको वैक्सीनेशन मिलेगी। हमारी सारी मशीनरी इस बात पे लगी हुई है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाएं और हर आम आदमी तक इस वैक्सीन को पहुंचाएं। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता। आप भी डॉक्टर नीरज से सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। और इस बीच बिहार में सीतामढ़ी से सुजीत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना सवाल जानना चाह रहे हैं क्या टीका लगने के बाद जी कितने दिनों तक हम लोग को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि एक बार वैक्सीनेशन हो जाने के बाद कितने दिनों तक प्रिकॉशंस, अगर हम मास्क लगाने की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, हैंड हाइजीन की बात करें, तो कितने दिनों तक हमें इसे मेंटेन करना होगा? देखिए, दो बात है इसमें। पहली बात तो यह है कि जैसा हमने बताया कि वैक्सीन जैसे फर्स्ट डोज लगने के बाद 28 दिन के पश्चात दूसरी डोज लगेगी और उस डोज के 14 दिन के बाद यानी कि 2 हफ्ते के बाद ये उम्मीद रखी जा रही है कि उसमें आपके शरीर में सफिशिएंट इम्यूनिटी आ जाएगी ताकि आप इस वायरस से लड़ सकें और इस वायरस को नाकाम करके अपने शरीर को बचा सकें। किंतु यह हर व्यक्ति के अंदर बराबर इम्यूनिटी आएगी, ये आंकड़े बाद में ही पता लग पाएंगे। किंतु इस वैक्सीन जैसे डिफरेंट वैक्सीन की डिफरेंट एफिकेसी बताई जाती है, तो ये मानने चल रहे हैं कि जो कोविशील्ड है उसकी 90% से ऊपर उसकी एफिशिएंसी है और जो कोवैक्सीन है उसकी अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 75% बोल रहे हैं। लेकिन किंतु जैसे जैसे वैक्सीन की और आंकड़े बढ़ेंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि उसकी कितनी एफिशिएंसी है। बट ये कह देना कि हर व्यक्ति 100% सुरक्षित है, शायद ये मानना गलत होगा। तो इसलिए प्रिकॉशन लेना आवश्यक है। कम से कम 6 हफ्ते तो वैक्सीन के बाद तो आपको लेना ही है। किंतु मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना जो हैंड हाइजीन है यानी कि हाथ धोना और मास्क लगाना, इसको ना छोड़ा जाए। ये हमारे को सिर्फ कोविड बीमारी से नहीं बल्कि अन्य बहुत सी अनेकों बीमारी से बचाता है और हम ये मानते हैं कि ये हमारे को अब एक जीवन शैली का अंग बन जाना चाहिए, जिससे हमें हजारों बीमारियों से हमको इससे छुटकारा मिलेगा और हमारा देश स्वस्थ होगा। जी, और इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश में रीवा से राम जी गर्ग कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को हमारा राम राम। जी राम राम। जी सर, मैं खैर मचियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ। जी बताइए। हमारा एक निवेदन है, सोशल मीडिया में जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं उनके साथ शासन प्रशासन विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते ताकि ऐसा काम कार्य न करें। एक और जानकारी लेना था सर जी कि कोरोना का क्या टीका हर मोहल्ले हर गांव में जाके लगाया जाएगा? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इन्होंने जैसा कहा कि बहुत सारी भ्रामक खबरें, और आप भी इस चीज से आप एग्री होंगे, सहमत होंगे कि तरह तरह की जब इस तरह की भ्रामक खबरें आती हैं तो एक आम आदमी जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं जिसके माध्यम से आप जैसे एक्सपर्ट से सही जानकारी, सटीक जानकारी जो होती है वो आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं कि जो लोग बात कर रहे हैं, मीडिया में अफवाह की बातें कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि ये वो चैनल देखें जहां पे जानकारी सही उपलब्ध है। जैसे कि आपका ऑल इंडिया रेडियो है या दूरदर्शन है या कुछ ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनमें बिल्कुल जानकारी सही और सटीक उपलब्ध कराई जाती है। तो इन प्रोग्राम्स को देखें, या फिर अपना टीवी बहुत ज्यादा ना देखें, क्योंकि जितना आप इन न्यूज को देखते हैं उतने आप कंफ्यूज होते हैं। सही न्यूज देखें, सही न्यूज पढ़ें और उसी पे अमल करें। जी, और डॉक्टर साहब इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा है कि गांव में, मोहल्लों में जगह जगह टीकाकरण करने के लिए लोग वहां जाएंगे या उन्हें किसी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आना होगा? देखिए, अभी चूंकि हमारे यहाँ देखो, हमारा देश बहुत बड़ा है जिसमें 130 करोड़ की आबादी है और प्रधानमंत्री का ये निर्णय है कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं होगा। अभी जो प्रथम चरण में 60 सेंटर्स में, जैसे कि मतलब 60 जगहों पे वैक्सीनेशन की जगह वो बनाए गए हैं, एरियाज बनाए गए हैं, और पहले चरण में लगभग 3000 सेंटर्स जो क्रिएट किए गए हैं, जो बढ़ते बढ़ते शायद 15 दिन के अंदर 5000 हो जाएंगे और 3 महीने के अंदर अंदर 12000 सेंटर्स बन जाएंगे जहां पे ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये सोच है कि हम व्यक्तियों के घरों के आसपास हम वैक्सीनेशन पहुंचाएं ताकि उनको कम से कम तकलीफ हो और उनको सही जगह से वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जा सके। किंतु इसके लिए बहुत ज्यादा
तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है कि वैक्सीन खराब ना हो जाए। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, रेफ्रिजरेटर्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, माध्यम चाहिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, और ट्रेन लोग चाहिए। और अगर किसी को खुदा न खास्ता साइड इफेक्ट हो जाए तो उसको उसकी तुरंत देखरेख हो सके वो सुविधा भी उपलब्ध करानी होती है। तो इसलिए धीरे धीरे सब लोगों को इस वैक्सीनेशन का लाभ होगा, सबको मिलेगी। थोड़ी सी पेशेंस रखने की आवश्यकता है। शुरुआत हो गई है और बहुत जल्द ही गांव-गांव में हर जगह पे वैक्सीनेशन की उपलब्धि हो जाएगी। और डॉक्टर नीरज, जैसा कि पूरी दुनिया में जब हमारे देश की बात की जाती है तो सबसे बड़ा वैक्सीन हब है, सबसे बड़ा ज्यादा जो है पूरे विश्व में जो है हम ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन की सप्लाईज हैं वो हमारा देश करता है। तो ऐसे में जब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था, एक ऐसी वैक्सीन जो हमारा देश लेकर आया है जो सुरक्षित तो है ही, साथ में किफायती भी है, क्योंकि अगर हम देखें इसको दूसरी वैक्सीन से कंपेयर करें, चाहे हम फाइजर से करें या अन्य वैक्सीन से, तो उन्हें बहुत ज्यादा कोल्ड चेन की जरूरत है, -70 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है, तो कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, फाइजर की वैक्सीन के लिए -60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और मॉडर्ना की वैक्सीन से -20 चाहिए। उसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसलिए बहुत सिमेंटिक्स की जरूरत पड़ती है और उनको फिर फ्रिज में रखने के अंदर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करने के पश्चात मॉडर्ना तो चलो 30 दिन तक सुरक्षित रह सकती है, किंतु फाइजर की वैक्सीन को 1 हफ्ते के भीतर ही खर्च करना होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो वैक्सीन है बहुत ज्यादा सेफ है, जो 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रही है। और हमारे लिए जो कि हमारी जो टोपोग्राफी इस प्रकार की है कि देश में कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा रोड्स की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है जी। ऐसी स्थिति में एक रोबस्ट वैक्सीन बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी जो हमने करके दिखाया है। और मेरा मानना है कि ये वैक्सीन और वैक्सीन से कहीं ज्यादा अच्छी है और मेरे ख्याल से हम लोग जो ये रिस्पांस दिखाएंगे वो हम कहीं ज्यादा रोबस्ट रिस्पांस होगा। बिल्कुल, तो हमारे देश में जो टीकाकरण कार्यक्रम हो रहा है विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पूरे विश्व की निगाहें इस समय भारत पर लगी हुई हैं। इस बीच दिल्ली से हमारे एक रेगुलर कॉलर ब्रह्मदत्त जी जुड़ गए हैं। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार। जी सर जी प्रणाम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी प्रणाम सर। जी सर जी, मैं मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। जी सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि रैन बसेरों और अनाथालयों में ना सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन पे आईडी प्रूफ नहीं है, उनके टीकाकरण के पंजीयन की जो प्रक्रिया क्या रहेगी सर जी? जी डॉक्टर नीरज, इनका सवाल दोहरा देते हैं कि जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है वो उनका टीकाकरण किस तरीके से किया जाएगा? मेरे ख्याल से सरकार इस विषय पे काफी जागरूक है और इस बारे में निर्णय ले रही है, क्योंकि जो रैन बसेरा है उनमें भी एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रखी गई है। वो लोग वहाँ पे जो लोग ठहरते हैं रुकते हैं उनका भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है और जो लोग पेंशनर हैं या लोग जो किसी पे आश्रित हैं उन लोगों की भी जानकारी उपलब्ध ली जा रही है और पंजीकरण किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये मानना है कि देश के हर निवासी को ये वैक्सीनेशन पहुंचानी है। तो इसी के लिए कुछ ना कुछ दिल्ली गवर्नमेंट भी इसमें कार्य कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें जागरूक है और उसके लिए स्टेप्स ले रही है। जी। और डॉक्टर नीरज, अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो क्या उसे कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी? इसमें हम कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संभावित दोनों लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, उसमें ये माना जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमित है या जिसको संभावना है उसको ये कहा जा रहा है कि आप 15 दिन को आपको इस बात को डिले करना होगा। 15 दिन के पश्चात ही आप वैक्सीनेशन सेंटर जाएं ताकि दूसरे को इस संक्रमण से बचाया जा सके। और चूंकि संक्रमण के पश्चात जो इनको इम्यूनिटी डेवलप होती है उसमें लगभग 30 से 33 दिन का समय लगता है। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप 24 से 28 दिन के पश्चात जो है वो जाएं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, किंतु कम से कम 14 दिन का गैप देना होगा। जी। और इस बीच उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मकसूद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे टीका लग जाएगा तो इस टीका लगने के बाद क्या व्यक्ति को कोई आईडी प्रूफ या कोई प्रमाण पत्र वगैरह मिलेगा?
जी, बहुत अहम सवाल इन्होंने किया है कि अगर किसी व्यक्ति का टीकाकरण पूरा हो जाता है तो क्या उसे कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज उपलब्ध कराई जाएगी जिससे ये पता लग सके कि इनका टीकाकरण पूरा हो गया है? जी जी जी, इन सभी व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा, इनको आईडी प्रूफ दिखाना होगा। इन सब की जानकारी एक जो सरकारी कोविन ऐप है उसमें रखी जाएगी, उनका टेलीफोन नंबर भी रजिस्टर रहेगा, इनको SMS भी प्राप्त होगा और ये पूरी जानकारी अगर ये चाहेंगे सर्टिफिकेट भी इनको दिया जाएगा। बट किंतु ये सारी जानकारी रखी जाएगी, सरकार के कोविन ऐप में हर व्यक्ति की जानकारी रहेगी। जी बिल्कुल, और कोविन ऐप के माध्यम से इस तरह का एक प्रोसेस है कि जिसमें जिन भी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा उन्हें इस बात का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि उनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। जी। और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, कमेश्वर जी हैं, हेलो मंडी से। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको मतलब ये कोविड की जो वैक्सीन है मतलब नहीं देनी चाहिए या नहीं दी जा सकती, मतलब इस तरह का कोई स्पष्टीकरण है सर? जी डॉक्टर नीरज, ऐसा कौन सा ग्रुप है या ऐसे किस तरह के लोग हैं जिन्हें इस तरह की जो वैक्सीनेशन है उसे उन्हें नहीं दी जा सकती? देखिए मोटी मोटी गाइडलाइंस यही है, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक है, जो इस दवा से एलर्जी हो सकती है या कि जिनको पहले से किसी को एलर्जी रहती है, तो उन व्यक्तियों को टेस्ट करने के पश्चात ही दी जाएगी क्योंकि उनको रिएक्शन का खतरा है। बाकी इन जनरल जो व्यक्ति हैं उन सभी को वैक्सीन दी जाएगी। प्रथम चरण में तो हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टर्स और इन सबको ही लगेगी। उसके पश्चात 50 साल से ऊपर व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको लगेगी। किंतु अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है या उनका इम्यून फेलियर है या उनको एलर्जी कंडीशन है, बहुत कम कंडीशन ऐसी है, उन व्यक्तियों को ये शायद वैक्सीनेशन हम नहीं देंगे, बाकी व्यक्तियों को वैक्सीन मिलेगी। और इस बीच सतीश पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार। हाँ सर जी, अपना सवाल पूछिए। आप सभी को प्रणाम। जी नमस्कार। पावन पर्व मकर संक्रांति की शुभकामना। आपको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, 2 दिन से मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ और संपर्क नहीं हो पाया, क्या इसके लिए कोई मापदंड निर्धारित है क्या बात करने के लिए? जी, बहुत सारे श्रोता हैं जो लगातार फोन करते हैं, वो अपना सवाल पूछते हैं और देखिए आपका फोन मिल गया, अपना सवाल पूछिए, कार्यक्रम में बहुत कम समय बचा है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बागेश्वर उत्तराखंड आया हूँ। जी जी। आज 5 दिन हो गए। जी। क्या जाँच आवश्यक है? और मैं तो पुराने गाइडलाइन का पालन कर रहा हूँ। जी 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 जी। डॉक्टर नीरज, आपसे जल्दी से जवाब चाहेंगे, अगर इंटर स्टेट यात्रा करते हैं, उत्तराखंड आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, तो क्या इनको कोरोना की जांच करानी चाहिए? नहीं, ऐसा तो अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। स्टेट्स में इंटर स्टेट ट्रैवल में तो कोई जांच की आवश्यकता नहीं है अभी। जी, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नीरज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे जल्दी से? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हैंड वॉशिंग है, मास्क लगाना है, जो दूरी मेंटेन करने के लिए जो हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। वैक्सीन अगर लग जाती है उसके पश्चात भी इनका पालन करते रहें और उम्मीद रखें वैक्सीन आपको जरूर लगेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। जी, डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नीरज गुप्ता ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।